चलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे होम लोन में सैलराइड पर्सन को फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। आज का टॉपिक अपना ये है सैलराइड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। सैलराइड लोग नॉर्मली अपने को तीन लोग टाइप के होते हैं। एक जो रहता है जो छोटी मोटी कंपनियों में काम करते हैं, उनको क्या कैश सैलरी आती है। जो कैश सैलरी आती है तो उनके ऊपर लोन बेसिस कैलकुलेशन क्या होता है। और दूसरा होता है जिनका आप छोटी मोटी कंपनियों में काम करते हैं बट उनको अकाउंट में उनका सैलरी आता है, बट उनकी कंपनी उनको प्रोविडेंट फंड पीटी वगैरह कट नहीं होता या तो फॉर्म 16 प्रोवाइड नहीं करती। और एक होती है कंपनियां जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होती है, लिमिटेड कंपनियां होती हैं, उनमें उनको जो फॉर्म 16 वगैरह मिलता है, सैलरी एक पर्टिकुलर डेट पे आता है। इसके अलावा ग्रेच्युटी, पीएफ, पीटी, ये सारे बेनिफिट होते हैं। तो इन सब का बेनिफिट होता है, इसी हिसाब से अपना डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है होम लोन में। कैश सैलरी वाला जो पर्सन होता है, इसका अपन लोग डॉक्यूमेंटेशन पार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। इनको थोड़ा ये जो सेगमेंट है, इनको बैंक प्रॉपर लोन नहीं देती। बैंक के पास एक अलग अलग प्रोडक्ट्स रहते हैं, जैसे एक्सिस बैंक है उसमें आशा प्रोडक्ट है, और उसके अलावा टाटा कैपिटल है उसमें इमर्जिंग प्रोडक्ट है, यस बैंक में अफोर्डेबल प्रोडक्ट है। तो ये सारी जो अफोर्डेबल सेगमेंट वाले लोग आते हैं जिनका कम कैश सैलरी होता है, और कैश सैलरी पे उनको एक मिनिमम एवरेज काउंट करते कि इतना ही मैक्सिमम कैश सैलरी काउंट करें। कितना मैक्सिमम सैलरी काउंट होता है, वो 20,000 से 30,000 रुपया ही कैश सैलरी काउंट होता है मैक्सिमम उनको, और उसी बेसिस पे उनका लोन डिसाइड होता है। ठीक है, तो इस जगह इस टाइप में हम लोग क्या लेते हैं, जो हाँ वो काम करते हैं जिस छोटी मोटी दुकानों में काम करते हैं, तो उन दुकानों से अपन लोग एक सैलरी सर्टिफिकेट बना के लेते हैं, जिसमें उसको लास्ट 3 महीने या 6 महीने में क्या सैलरी आई है, कौन से दिन पे दी गई है, ये सारा बाइफर्केशन होता है। और वो फिर उनका वेरिफिकेशन वो शॉप पे जाके उनका कैश सैलरी का वेरिफिकेशन होता है। सेकेंड थिंग होता है जिनका अकाउंट में सैलरी आता है, जो कोई प्रोप्राइटरशिप कंपनी में काम करते हैं, जिनका सैलरी करंट अकाउंट रहता है और वो अपने स्टाफ को सैलरी पैसा ट्रांसफर करते हैं अकाउंट में। इसमें भी 2-3 टाइप के ट्रांसफर होते हैं। कोई अपना पैसा यूपीआई से ट्रांजैक्शन करता है, कोई एनईएफटी करता है, कोई आरटीजीएस करता है, मतलब बेसिकली एनईएफटी होता है। और ये जो छोटी मोटी कंपनियां रहती है, ये क्योंकि फॉर्म 16 प्रोवाइड नहीं करती, ना अपने एम्प्लॉय को प्रोविजनल प्रोविडेंट फंड ये डिडक्ट नहीं करती, ना प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट करती है। आपका सैलरी अगर 20,000 रुपया है तो 20,000 रुपया ही आपको काउंट होता है। इन सारे कस्टमर को भी एक बैंक नॉर्मल तरीके से लोन नहीं देती, अलग अलग तरीके से लोन देती है। मतलब इनका भी थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर साइड होता है। अगर ये कंपनी बहुत सारों से एक ही जगह पे काम कर रहे हैं और उनका कंपनी का प्रोफाइल अच्छा है, तो उन बेसिस पे एक बार कॉल लिया जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा नॉर्मल के तरीके से दिया जाता है। और एक कंपनी होती है जो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी होती है, जिनमें उनको फॉर्म 16 प्रॉपर मिलता है। फॉर्म 16 के अलावा उनका पीएफ, पीटी, ग्रेच्युटी सारा डिडक्शन होता है। तो ये सारी कंपनियों को नॉर्मल कैटेगराइजेशन में काउंट करती है बैंक, और इन बेसिस पे उनको होम लोन प्रोवाइड होता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट उनका कम होता है। बाकी इन दोनों केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है, इन केसेस में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम बरोबर प्रॉपर होता है। और नॉर्मली सैलराइड पर्सन में अपने को 3 मंथ्स का सैलरी स्लिप लगता है, 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लगता है, 6 मंथ में अपने को 6 महीने उसका सैलरी क्रेडिट लगता है, 2 साल का फॉर्म 16 लगता है, और उस जो कंपनी में काम करता है वो कंपनी आईडी अपन लोग लेते हैं। फॉर्म 16 अपन लोग किस लिए लेते हैं, फॉर्म 16 में उसका जो भी डिडक्शन पार्ट रहता है, मतलब पीएफ कितना कटता है, पीटी कितना कटता है, उसके अलावा अलाउंसेस क्या रहते हैं, उसको अलाउंसेस भी मिलते हैं हर कस्टमर को। ये जो सैलरी रहता है तो फॉर्म 16 में अलाउंसेस भी पता चलते हैं, उसने स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या क्या लिया, एटीसी, एटीजी, एटीडी में ये सारा अपने को कैलकुलेशन मिलता है, वो सारी चीजें। तो इस तरफ से सैलरीड कस्टमर के 3 पार्ट्स होते हैं। नॉर्मल कैश सैलरी वाला कस्टमर होता है, एक जो सैलरी अकाउंट में आती है, और एक कस्टमर जो सारा डिटेल्स वाइज उसको प्रॉपर सैलरी मिलती है, ये अपना नॉर्मल कस्टमर होता है। ये दोनों को रेट ऑफ इंटरेस्ट
हायर साइड जाता है। ये टाइप का अपना सैलराइड डॉक्यूमेंट्स होता है। फॉर्म 16 हर एक कंपनी प्रोवाइड करती है। फॉर्म 16 जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहती है, प्रोप्राइटरशिप और पब्लिक पार्टनरशिप कंपनी भी फॉर्म 16 प्रोवाइड करती है। अगर वो आपका पीएफ और पीटी काटती हैं तो वो आपको फॉर्म 16 प्रोवाइड करेगी। अगर फॉर्म 16 नहीं है तो दूसरा कोई ऑप्शन? फॉर्म 16 नहीं है तो आपका यही बोला ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा हायर साइड जाता है, लेकिन आपको अकाउंट में सैलरी आ रहा है तो वो हिसाब से मिल जाता है। जो सैलराइड कस्टमर रहते हैं उसके आप लोग दो केसेस देखेंगे। जो नॉर्मल वाले जिनको पीएफ पीटी वगैरह सब कटता है, फॉर्म 16 वगैरह मिलता है, ऐसे दो केसेस रहेंगे। एक पहला जो केस है उसमें एक बंदा एक ही कंपनी में 2 से ज्यादा साल से काम कर रहा है, और दूसरा जो केस है एक बंदा जो रिसेंटली जॉब चेंज किया है, मतलब अभी रिसेंटली कोई चेंज किया है। तो हमारा पहला केस है जिस बंदा जो एक पर्सन है वो 2 साल से एक ही कंपनी में, मोर देन 2 इयर्स एक ही कंपनी में काम करता है, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत ही ईजी हो जाता है। जैसे अपन लोग को ऑफर लेटर या तो अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं उस कंपनी में जब ज्वाइनिंग हुआ रहता है, इसमें भी ऑप्शन रहता है अगर कस्टमर के सैलरी स्लिप पे उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन रहता है और वो 2 साल पुराना रहता है तो उस सिनेरियो में आप लोग ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर नहीं भी लेते, मतलब डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इजी हो जाता है। और उसके अलावा आप लोग उसका 3 महीने का सैलरी स्लिप लेते हैं। 3 महीने का जो सैलरी स्लिप रहता है वो अपन लोग उसके, और उसके अलावा आप लोग 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, उसका जो सैलरी अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट रहता है। जो सैलरी आ रहा है अपन लोग को, जो सैलरी कस्टमर को आ रहा है उसके बैंक स्टेटमेंट के साथ अपन लोग मैच करते हैं कि लास्ट जो 3 महीने को उसको जो नेट सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हुआ है वो और ये दोनों चीज मैच होनी चाहिए, तो अपना फाइल प्रोसेस करने में इजी हो जाता है। तो वी शुड चेक द बैंक स्टेटमेंट एंड सैलरी स्लिप मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके अलावा उस कस्टमर को अपने को फॉर्म 16 मिल जाता है 2 साल का, तो वो अपना ये डॉक्यूमेंटेशन नॉर्मल केसेस में हो जाता है। ये एक टाइप का केस हुआ। उसके अलावा दूसरा केस होता है जिसमें कस्टमर ने रिसेंटली अपना एक जॉब चेंज किया है, अभी वो कोई तो नई कंपनी में लगा है, तो उस सिनारियो में आप लोग उससे क्या लेते हैं, प्रीवियस कंपनी का ऑफर लेटर या तो अपॉइंटमेंट लेटर जो उसके पास अवेलेबल रहेगा, प्रीवियस कंपनी का रिलीविंग लेटर। रिलीविंग लेटर में अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिलीविंग नहीं रहेगा तो अपन लोग ऑफर लेटर लेते हैं जिससे उसका आइडिया आ जाए अपने को कि उसका रिलीविंग और ज्वाइनिंग डेट क्या था। अगर ये दोनों अगर रिलीविंग लेटर कभी कभी रहता है कि लेट मिलता है तो अपन लोग उसके ऑफर लेटर और रिजाइन लेटर से काम चला सकते हैं। इसके अलावा वो जो नई कंपनी में ज्वाइन हुआ है उसका ऑफर लेटर और विथ सीटीसी लेते हैं, मतलब उसको ये कंपनी में नहीं, जो कंपनी है उसको कॉस्ट टू द कंपनी, मतलब सीटीसी का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट टू द कंपनी, पूरे साल का कॉस्ट टू द कंपनी, और मंथली बाइफरगेट किया रहता है सीटीसी में, तो अपने को आइडिया आ जाता है कि उसका मंथली सैलरी क्या है। अगर वो उसका फिर अपन लोग लेटेस्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप लेते हैं। अगर कोई कस्टमर ने अभी 1 महीना पहले चेंज किया है तो उसका 3 महीने का सैलरी स्लिप कैसे लेंगे अपन लोग, 2 सैलरी अपन लोग उसके प्रीवियस कंपनी का लेंगे और 1 सैलरी लेटेस्ट कंपनी का लेंगे, ऐसे करके अपन लोग 3 महीने का सैलरी स्लिप लेंगे। और बैंक स्टेटमेंट वैसे ही अपन लोग लेंगे 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जो प्रीवियस कंपनी का था अगर, तो वो देखेंगे और मैच करके देखेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस टाइप में आप लोग के 2 केसेस रहते हैं। तो ये दोनों टाइप में आप लोग क्या डॉक्यूमेंट लेना है सैलराइड कस्टमर से, ये आपको आइडिया आगे रहेगी। तो इस हिसाब से आप लोग सैलराइड कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। ये नॉर्मल कस्टमर के सैलरी डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा आपके पास कैश सैलरी जो कोई कंपनी में काम करता है उन टाइप के लिए अलग डॉक्यूमेंटेशन पार्ट होता है, तो वो अपन लोग नेक्स्ट पार्ट में सीख लेंगे।